दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद केवल एक दृष्टिकोण नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्रांति है। व्यवहारवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवहार प्लस वाद। व्यवहार का मतलब होता है कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उनके सामने उठते हैं, बैठते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि व्यवहार का मतलब ये सब होता है, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में व्यवहार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। व्यवहारवाद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये राजनीतिक शास्त्र के परंपरागत सिद्धांत के विपरीत व्यवहार पर ज्यादा बल देता है। क्योंकि व्यवहारवाद में हम लोग जीवन और उन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जैसे कानून का पालन हो रहा है या नहीं, कैसे हो रहा है, चुनाव कैसे हो रहे हैं, सरकार किस तरह का काम कर रही है, इस प्रश्न पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद का जो विकास है, इसका पूरा श्रेय अमेरिकी स्कॉलर्स को जाता है, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। व्यवहारवाद को समझने से पहले हम लोग एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। जैसे राजनीतिक विज्ञान के बहुत सारे उपागम हैं, और उन्हीं में से एक है व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम जो है वो राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने का एक साधन है, और इसके साथ ही राजनीतिक विज्ञान की एक नई परिभाषा भी देता है। ये जो उपागम है, ये राजनीतिक विज्ञान के बारे में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है, और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसकी वजह से व्यवहारवाद का जन्म हुआ। एक्चुअली क्या था कि जनता जो थी वो इस परंपरागत राजनीति से असंतुष्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से जनता में असंतोष की भावना पनपने लगी। लेकिन दोस्तों, इसी युग में सबसे ज्यादा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी हुए थे। डेविड ईस्टर्न के अकॉर्डिंग व्यवहारवाद वैज्ञानिक मनोदशा का एक प्रतिबिंब है। व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। तो अब ये देखते हैं कि व्यवहारवाद कैसे बना, आखिर व्यवहारवाद का विकास कैसे हुआ। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवाद का विकास। व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 1908 में प्रकाशित ग्राहम वालस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और एएफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तकों से हुआ। इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई शिकागो यूनिवर्सिटी में, जहां चार्ल्स मेरियम ने 1920 से 30 के बीच अपना एक नजरिया रखा कि जब हम किसी एक के व्यवहार को और समूह के व्यवहार को पूरी तरह से समझ लेंगे, तभी हम सही तरह से राजनीतिक वैज्ञानिक कहला सकते हैं। और शायद इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। लेकिन इसमें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन अकेडमी थी, और उसमें डेविड ईस्टन नाम के एक स्कॉलर थे, जिन्होंने इसमें एक सैद्धांतिक फलक दिया और कहा कि ये अकेडमिक रेवोल्यूशन है। और ये रेवोल्यूशन अकेडमिक क्या है? तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे या फिर पॉलिटिकल साइंस अध्ययन करेगा, उसमें उसको इंपीरियल मेथड का प्रयोग करके, डेटा कलेक्ट करके ही अपने नतीजे ड्रॉ करने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किस तरह से 1930 से 1940 से निकला हुआ ये व्यवहारवाद है, जिसे डेविड ने एकेडमिक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अनुमान या धारणा के आधार पर कोई नतीजे नहीं निकाले जाएंगे। वास्तव में मूल्य परक होंगे, यानी वैल्यूएटिव होंगे, जो तथ्यों के आधार पर होंगे। व्यवहारवाद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कई लोग इसे दृष्टिकोण, तो कई उपागम, तो कई रेवोल्यूशन, तो कई लोग इसे सिद्धांत कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए तो बेसिकली प्लेटो के टाइम से ही राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन का जो दृष्टिकोण चला आ रहा था, वो ये था कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक समस्याओं को समझने की कोशिश की जा रही थी। जैसे प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, बर्क ने अपनी तर्क शक्तियों के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि राजनीतिक समस्याएं क्या है और उसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, जब प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, तब इन युद्धों के बाद जो समस्याएं थी वो एक विकराल रूप में सामने आईं। और ये जो समस्याएं थी, ये आपस में इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि उस पर बात करने के लिए अमेरिका के जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि युद्धों के बाद जो ये गंभीर परेशानियां पैदा हुई है पूरे विश्व में, क्या उन्हें ठीक से समझने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बिना सोचे समझे हम किसी भी प्रकार का इस पर ओपिनियन नहीं दे सकते।
हमें वास्तव में इस पर फोकस करना होगा ताकि समझ में आए कि माजना क्या है और इसकी बारीकियां क्या है। इसीलिए जो प्लेटो के टाइम से पॉलिटिकल थ्योरी चली आ रही थी, जिसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था, जिसमें दार्शनिक दृष्टिकोण का बहुमत था, क्योंकि इसी दार्शनिक दृष्टिकोण से ही समस्याओं को समझा जाता था और उसके समाधान निकाले जाते थे। तब उन्होंने कहा कि अब ये जो अध्ययन का तरीका है ये काम नहीं करेगा, इसलिए हमें अब ऐसा नया तरीका निकालना होगा जिससे बारीकियों से जांच पड़ताल की जा सके और समस्याओं का हल निकाला जा सके। और इस तरह से जो परंपरागत तरीका चला आ रहा था राजनीतिक अध्ययन का, उसे हटाकर एक नए दृष्टिकोण की जरूरत महसूस हुई और फिर इसी नए दृष्टिकोण का नाम रखा गया व्यवहारवाद। और ये जो व्यवहारवाद था, इसने सबसे पहले कुछ खास बातों पर ध्यान दिया, जैसे हमारे अध्ययन की जो पद्धति होगी वो कैसी होगी, हम जो भी आंकलन यानी असेसमेंट करेंगे वो तथ्यों पर आधारित है या नहीं। मतलब हम ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, या हमें ऐसा लगता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सीधा तथ्य होने चाहिए यानी फैक्ट्स होने चाहिए। मतलब ये कि जो भी जितने भी फैक्ट्स हैं हम उसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर शेयर करेंगे, और ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये हमें वैज्ञानिक विधियों से कलेक्ट करने होंगे। साथ ही जितने भी फैक्ट्स होंगे वो हम एक एक जने से कलेक्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक ग्रुप से मिल लिए और फैक्ट्स कलेक्ट हो गए, क्योंकि एक एक का जो व्यवहार है, एक एक की जो समझ है, एक एक का जो ओपिनियन है, उसी के आधार पर ये तय होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक एक जने के अनुभव से, उसके सुझाव से ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। चार्ल्स मेमेरियन के बाद व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक के रूप में डेविड ईस्टन को ही जाना जाता है। तो ये जो व्यवहारवाद है ये बनता कैसे है, इसे समझाने के लिए व्यवहारवाद के दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है पद्धतिगत व्यवहारवाद और दूसरा है कट्टरपंथी व्यवहारवाद। पद्धतिगत व्यवहारवाद जो है वो जॉन बी वॉटसन के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित था, जो ये कहता है कि अवलोकन यानी जांच पड़ताल किया हुआ या फिर देखने लायक जो व्यवहार होता है उसे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिति और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं व्यवहार की समझ में नहीं जुड़ती। वहीं कट्टरपंथी व्यवहारवाद जो है उसकी शुरुआत मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने की थी। कट्टरपंथी व्यवहारवाद जो है वो इस सिद्धांत में निहित है कि व्यवहारवाद को किसी के अतीत या वर्तमान परिवेश और उसके अंदर की मजबूती को देखकर समझा जा सकता है, जिससे व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है नियमन यानी नियंत्रण। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मनुष्य के कई व्यवहार एक जैसे होते हैं और इसी आधार पर व्यक्तियों के व्यवहारों में सरलता से समानताओं को ढूंढा जा सकता है, क्योंकि इन समान व्यवहारों का सामान्यकरण किया जा सकता है यानी विस्तार किया जा सकता है, और इसी आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। और व्यक्ति के व्यवहारों के नियमन के आधार पर राजनीतिक स्थितियों को अच्छी तरह समझा भी जा सकता है। साथ ही उनका विश्लेषण किया जा सकता है, भविष्यवाणियां की जा सकती है। मतलब ये कि नियमन के द्वारा राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाया जा सकता है। दूसरी विशेषता है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में जितनी भी सामान को इकट्ठा किया गया है उसे दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने का जो प्रोसेस होता है उसे सत्यापन कहते हैं, क्योंकि व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में निष्कर्षों के सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए और इसका सत्यापन इंस्पेक्शन या खोज के द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा है तकनीकी प्रयोग। व्यवहारवादी अपने अध्ययन की सत्यता के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने के पक्ष में है। उनका कहना है कि अलग अलग प्रकार के सर्वे द्वारा पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाए और फिर उन आंकड़ों का सही प्रकार से बंटवारा और विश्लेषण किया जाए, ताकि फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। यह तकनीक पूरी तरह से प्रामाणिक व भरोसेमंद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही इसके जो निष्कर्ष है वो सही हो सकते हैं। चौथी विशेषता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब होता है किसी चीज का आकार, उसकी मात्रा, उसका विस्तार या फिर उसका महत्व। व्यवहारवादियों का विचार है कि संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार लेकर और उसके आंकड़े प्राप्त करके ही उनका वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि सही तरह से नतीजा निकालने में मदद मिल सके। इसलिए व्यवहारवादियों का मानना है कि जहां तक संभव हो सके मापन और परिमाणीकरण का सहारा लेना चाहिए। पांचवी विशेषता है मूल्य या निरपेक्षता। व्यवहारवादियों की धारणा है कि राजनीति वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष होकर ही वे सत्य का अनुसंधान कर सकते हैं। उन्हें वैल्यूज की जगह पर फैक्ट्स को इंपोर्टेंस देनी चाहिए। छठी विशेषता है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि जिज्ञासा या अनुसंधान क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि अध्ययन, अवलोकन, तथ्यों का संग्रह, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन में क्रमबद्धता का होना जरूरी है। सातवीं विशेषता है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में है।
क्योंकि ये जो लोग हैं ये तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सिद्धांतों की रचना करना चाहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर ये लोग समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी पद्धति, उनके निष्कर्ष सभी वैज्ञानिक होते हैं। अब आठवीं विशेषता है एकीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यवहारवादियों का ये विचार है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्यवहारवाद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी क्या क्या उपयोगिता है। व्यवहारवादी क्रांति के शुरुआती दौर में परंपरागत विचारकों और व्यवहारवादी विचारकों में शीत युद्ध का वातावरण बना रहा, लेकिन अब व्यवहारवाद की उपयोगिता को स्वीकार किया जाने लगा है, क्योंकि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नए रूप में पेश करने की कोशिश की है, जिससे राजनीति में केवल सुधार ही नहीं हुआ बल्कि उसका फिर से जन्म हुआ है और राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियां और नई दिशाएं मिली है, जिसकी वजह से व्यवहारवादियों ने राजनीतिक वैज्ञानिकों का जो नजरिया था उसे और बड़ा बनाया। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन दूसरे सामाजिक विज्ञानों के बारे में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने केवल मूल्य तथा आदर्शों को ही महत्व प्रदान किया है और व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक वैज्ञानिक का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नई दृष्टि, नई पद्धतियां, नए मापन और नए क्षेत्र प्रदान किए हैं, जिसके जरिए ही राजनीति विज्ञान साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली और प्रणाली सोशियों को अपनाने के लिए तैयार हुआ है। इसके कारण राजनीति विज्ञान में केवल मतदान व्यवहार का ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्र को भी राजनीति का विज्ञान बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो ये तो थे व्यवहारवाद के प्रभाव। अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद की आलोचनाओं के बारे में। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मूल्य निरपेक्षता थी, जिसकी वजह से राजनीति विज्ञान, नीति निर्माण, सक्रिय राजनीति समाज के पास की और दूर की समस्याओं से पूरी तरह अलग हो गया। अगर मूल्य निरपेक्षता ही हमारा उद्देश्य है, तो फिर प्रजातंत्र और तानाशाही सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल समान हो जाती है। व्यवहारवादी एक साथ ही मर्यादित और अहंकारी दोनों रूपों में सामने आते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो अपने निष्कर्षों और मान्यताओं को सही मानते हैं और इसी नजरिए से वो मर्यादित हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग किसी भी ऐसे तत्व के अस्तित्व को महत्व देने के लिए तैयार नहीं है जिसे न तो गिना जा सके, न तोला जा सके और न ही पाया जा सके। और ये जो उनकी विचारधारा है ये अहंकार बताती है। और अगर इस नज़र से हम देखें तो उनमें और धार्मिक कट्टरपंथियों में कोई अंतर नहीं है। रेमिनी, किर्क, पैट्रिक, डेल, डायस, इन सभी ने इस बात पर व्यवहारवाद की आलोचना की है कि व्यवहारवादियों ने अब तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि वे लाखों डॉलर इस व्यय साध्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए खर्च करा चुके हैं, जिसकी वजह से विश्वसनीय, बड़ा और संतोषप्रद राजनीतिक का विज्ञान अभी भी एक वहम बना हुआ है। इसके साथ ही दुर्भाग्यवश व्यवहारवादी इस बात को भी भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के तत्व प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की तुलना में बहुत ज्यादा जटिल है। व्यवहारवादियों की जो स्थिति है वो इस नजरिए से भी असंगतिपूर्ण है कि एक तरफ तो वो अपने आप को मूल्य निरपेक्षतावादी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक भी ऐसा व्यवहारवादी नहीं है जो उदार प्रजातंत्र में विश्वास न करता हो। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अपनी कमियों के बावजूद व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक, अनुभवात्मक और व्यवहारिक बनाने की कोशिश की और इसमें वह काफी हद तक